नमस्कार मित्रों, आज हम गॉडनेस लिविंगस्टन की शॉर्ट स्टोरी सर्च फॉर ए स्ट्रेंजर, जिसका अनुवाद किया जाता है एक अनजान की खोज या एक अपरिचित की खोज के विषय में। यह शॉर्ट स्टोरी गॉडनेस लिविंगस्टन ने लिखी है, तो हम थोड़ा सा गॉडनेस लिविंगस्टन के बारे में जानते हैं। डॉक्टर गॉर्डन एस लिविंगस्टन एक कोलंबियाई मनोचिकित्सक और लेखक थे। उनका जन्म मेम्फिस 10 में हुआ था। मेम्फिस 10 इज अ सिटी। वह स्टैटन लिविंगस्टन और बोनी कीगन के पुत्र थे। स्टैटन लिविंगस्टन एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन अस्पताल के प्रमुख थे। गॉर्डन लिविंगस्टन ने अमेरिकी सैन्य अकादमी में स्नातक किया था और सैन्य अस्पताल में एक थल सेना अधिकारी बन गए थे। उनकी प्रथम पुस्तक ओनली स्प्रिंग उनके 6 वर्ष आयु के पुत्र की मृत्यु से संबंधित है। उनके पुत्र की मृत्यु ल्यूकेमिया से हुई थी। The thing you think you can not do, ये उनकी किताब का नाम है। The thing you think you cannot do व्यक्तिगत गुणों के विकास के विषय में अत्यंत उत्कृष्ट पुस्तक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जीवन में प्रेरक सत्य के विषय में Too Soon Too Old, Too Late Smart नामक ग्रंथ का भी लेखन किया है। उनकी किताब एंड नेवर स्टॉप डांसिंग जीवन की बाधाओं और आश्चर्यों का खुलासा करती है। प्रस्तुत लघु कथा लेखक की अपनी माता की खोज के संदर्भ में है। यह इस अंग्रेजी लघु कथा का हिंदी अनुवाद है जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। मुझे आइए आरंभ करते हैं एक अपरिचित की खोज या एक अनजान की खोज नामक लघु कथा से। उस ग्रीष्म ऋतु के अत्यधिक भावनात्मक प्रसंगों का प्रारंभ अत्यंत नीरस प्रश्न से हुआ था। मेरे चचेरे भाई से जब मैं भेंट कर रहा था, तब उसने प्रश्न किया कि मेरा काम कैसा चल रहा है। मैं कोलंबिया में एक बाल मनोचिकित्सक हूं और मैंने उसके प्रश्न का उत्तर उसे अभी अभी हुई एक संगोष्ठी, जिसमें मैंने गोद लिए बच्चों में व्यवहार विषय कठिनाइयां इस विषय पर एक कार्यशाला का नेतृत्व किया था, के विषय में बताकर दिया। उसमें यह निष्कर्ष निकला था कि ऐसे बच्चे अनुपातहीन संख्या में भावनात्मक समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं और उन्हें पेशेवर मदद की आवश्यकता होती है। एक कारण मैंने कहा, दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के आसपास की गोपनीयता ने अधिक अहितकारी बनाया हुआ बच्चे की दोहरी पहचान का भार हो सकता है। केवल 4 राज्यों को छोड़कर अदालतों तथा सामाजिक संस्थाओं को रिकॉर्ड सील करने की अनुमति है। जब एक दत्तक बालक सत्य खोजना प्रारंभ कर देता है और उसे इस गुप्तता के विषय में पता चलता है, तो वह यह निष्कर्ष निकालता है कि उसके विषय में कुछ तो लज्जास्पद है। परंतु उन्हें वे दत्तक बालक है ये जानने की आवश्यकता क्या है? मेरे भाई ने प्रश्न किया। इसे गुप्त रखना अत्यंत कठिन है और यदि बालक को उसके माता पिता के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से इस विषय में जानकारी प्राप्त हुई, तो मनोवैज्ञानिक हानि होने की संभावना है। उसे आरंभ से ही सत्य का ज्ञान होना अधिक अच्छा है। मैंने उदाहरण देना प्रारंभ कर दिया और 4 बच्चों के पिता के रूप में हमारे सबसे छोटे बेटे माइकल, जिसे दत्तक लिया गया है, के प्रति सच्चा होने के प्रयासों के विषय में बताया। मेरे चचेरे भाई ने असहमति से सिर हिलाया।
यदि आप स्वयं दत्तक पुत्र होते तो आप क्या करते? मेरे प्राकृतिक माता पिता की खोज मैंने तुरंत उत्तर दिया, ठीक है, खोजना आरंभ कर दो। उसने कहा। पहले तो मुझे लगा कि वह मजाक कर रहा है, परंतु जब यह स्पष्ट हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहा था तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी अदृश्य मुट्ठी ने मेरे पेट के गड्ढे पर प्रहार किया हो। मैंने गहरी सांस लेके स्वयं को संभालने का प्रयास किया। तू ठीक है? मेरे भाई ने पूछा। मैं ठीक हूं, मैंने उसे आश्वासन दिया, परंतु मैं जरा भी ठीक नहीं था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने अपनी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गंवा दिया है। अपने विषय में सभी बुनियादी तथ्य जिन्हें मैंने सहज सत्य मान लिया था, अचानक मुझसे छिन गए। अगर जैसे मैं समझता था मैं स्कॉटिश आयरिश नहीं था, तो मेरी राष्ट्रीयता क्या थी? एकमात्र बच्चे के रूप में पला बड़ा, क्या वास्तव में मेरे भाई बहन थे? मेरे प्राकृतिक माता पिता कौन थे? सत्य के लिए तैयार नहीं किए गए दत्तक बालक के अकेलेपन की भावना की संभावना और प्राकृतिक पहचान की आवश्यकता अब सिद्धांत नहीं थे, केवल कल्पनाएं नहीं थी, वह वास्तविक समस्याएं थी, वह मेरी थी। उस रात्रि 1976 में जब मेरा और मेरे पिता का सामना हुआ, मां की 1 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो गई थी। वह टूटे हुए दिखाई दे रहे थे। हमने कभी भी तुम्हें नहीं बताया, उन्होंने कहा, क्योंकि हमें भय लगता था कि तुम तुम्हारे प्राकृतिक माता पिता से भेंट करना चाहोगे और हम तुम्हें खो देंगे। मैंने अपना हाथ उनके कंधे पे रखा। आप और मॉम मेरे वास्तविक माता पिता हो। आपने मुझे प्रेम दिया और मेरा पालन किया और मैं आपसे अपार प्रेम करता हूं। इसे कोई भी चीज परिवर्तित नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे एक कृतज्ञतापूर्ण परंतु कंपन भरी मुस्कुराहट से देखा और कहा, उचित है, यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें खोजना ही चाहिए तो मैं तुम्हारी सभी संभव सहायता करूंगा। मेरे जन्म प्रमाण पत्र ने मेरे जन्म को 30 जून 1938 को मेम्फिस में सूचीबद्ध किया था। डैड के विचार में मेरी जन्मतिथि सत्य थी, किंतु उन्हें उस मेम्फिस संस्था का नाम स्मरण नहीं था जिसने मेरी दत्तक प्रक्रिया को पूर्ण किया था। वे और माताजी उस समय डेट्रियोट में वास करते थे और वहां से अपने मार्टिन नामक मित्र, जिन्होंने भी एक बालक दत्तक लिया था, के साथ मेम्फिस गए थे। यह अत्यंत अपर्याप्त जानकारी थी, परंतु अमूमन 1 दर्जन फोन कॉल्स के पश्चात मैंने मार्टिन्स को कैलिफोर्निया में ढूंढा और उनसे यह जाना कि वह संस्था टेनिस चिल्ड्रंस होम सोसाइटी थी। ऐसी किसी संस्था का नाम टेलीफोन सूची में नहीं था, इसलिए मैंने टेनेसी जनकल्याण विभाग, टेनेसी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर को लिखा और उनसे टेनेसी चिल्ड्रंस होम सोसाइटी के अभिलेख रिकॉर्ड्स देखने की विनती की। उनका उत्तर संक्षिप्त था। टेनेसी दत्तक कानून बंद किए हुए दत्तक मामलों को पुनः खोलने से प्रतिबंध करता है। इन मामलों को केवल अदालत के उसी आदेश से पुनः खोला जा सकता है जिसमें दत्तक मान्यता मिली थी। मैंने मेरी अनुपस्थिति में अपने सहकर्मियों के साथ मेरे मरीजों की व्यवस्था की और लॉरेल हवाई अड्डा, जहां मैंने मेरा 1 इंजन का सेस्ना हवाई जहाज रखा था, की ओर गाड़ी चलाते हुए निकल गया। मैंने मेम्फिस की ओर 800 मील पश्चिम दक्षिण पश्चिम पर दिशा और स्थान निश्चित कर दिए। जैसे मैंने राजमार्गों, खेतों, नदियों और नगरों को क्षितिज तक फैले देखा, मुझे महसूस हुआ कि मैंने मां को ढूंढ पाने की संभावना कितनी कम है। उस विस्तृत भूमि में मैं एक ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा था
जिसका चेहरा मैं पहचान नहीं पाता, जिसका नाम मुझे नहीं पता था। मेम्फिस नगर भवन में टेनेसी चिल्ड्रन होम सोसाइटी, जिसको टेनेसी बाल गृह संस्था भी कहा जा सकता है, का कोई रिकॉर्ड नहीं था। मैं स्थानीय वार्ता पत्रों के पास गया और पीछे के समाचार पत्र दिखाने को कहा। मुझे लगा कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता चला कि 1950 की सर्दियों में संस्था को अदालत के आदेश से बंद कर दिया गया था। मुखपृष्ठ की कहानी से पता चला कि निर्देशक बच्चों को ऊंची कीमत पर बेच रही थी और अपनी जेब भर रही थी। उसने अविवाहित माताओं, वेश्याओं और मानसिक रोगियों के बच्चों का बाजार किया था। मैंने गौर से समाचार पत्र को देखा। मैं इनमें से कौन सी श्रेणी में था? अगले दिन मैंने खोज में मदद के लिए एक स्थानीय वकील को नियुक्त किया। 24 घंटे बाद उसका फोन आया। मैंने आपको ब्यूरो ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक में पाया, उसने कहा। आपका जन्म नाम डोनाल्ड अल्फ्रेड कार्डेल था। सीलबंद रिकॉर्ड मेम्फिस कोर्ट हाउस में है। वो शेष दिन और बहुत सी रात्रि मैं समय समय पर उसी नाम को दोहराता रहा। अगली सुबह हमें भाग्य का साथ मिला। मेरा वकील कोर्ट हाउस क्लर्क को जानता था और जब उसने ऐसे ही दत्तक प्रक्रिया की कार्रवाई के रिकॉर्ड के लिए प्रश्न किया तो हमें एक लिफाफा सौंप दिया गया। मैंने उस कानूनी दस्तावेज को खोला और कागज को हमारे समक्ष फैला दिया। मेरी मां का नाम एन सिमंस कार्डेल था। मेरे पिता के बारे में कुछ नहीं था। दस्तावेज में कहा गया था कि बच्चा अनाथ और असहाय है, पिता ने बच्चे को त्याग दिया है। इसका एकमात्र अर्थ यह हो सकता था कि मैं नाजायज था। इतने वर्ष पूर्व के उस बालक के लिए मुझे मेरे मन में सहानुभूति की एक लहर की अनुभूति हुई। मैं अपने दत्तक ग्रहण आदेश की एक नकल चाहूंगा, मैंने वकील से कहा। अचानक मेरी पहचान जाने पर क्लर्क ने मेरे हाथ से कागज पकड़ लिया। मात्र न्यायाधीश ही आपको इसे देखने की अनुमति दे सकते हैं, उसने तीखे स्वर में कहा, परंतु मैंने पर्याप्त देख लिया था। नाम से लेंस मेरे वकील ने अस्पतालों के अनेक चक्कर काटे और अंततः उसे एक सूची मिली जिसमें मेरी मां का नाम लिखा हुआ था। वह मिसिसिपी की एक स्कूल टीचर थी। मैं फिर से हवा में था। मिसिसिपी की राजधानी जैक्सन की ओर, दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। जब मैं उतरा, मैंने एक कार किराए पर ली और शिक्षा विभाग की दिशा पूछी। मुझे फाइलों को देखने की पूर्ण अनुमति दी गई थी, लेकिन एक लंबे दिन के काम के अंत में मुझे शिक्षकों की सूची में कोई एन कार्डेल नहीं मिली। हतोत्साहित होकर जब मैं जाने को निकला, तब मेरी दृष्टि एकेडमिक रिकॉर्ड्स नामक फाइल पर पड़ी। मैंने उसे खोला। उसमें पीले पड़े खाकी फोल्डर थे, जिसमें के एक के ऊपर स्वच्छ अक्षरों में लिखा था एन सिमंस कार्डेल। उससे पता चला कि मेरी मां ने एजुकेशन में 1952 में मास्टर की डिग्री प्राप्त की थी और जहां से उसने इसे प्राप्त किया था उसी कॉलेज का नाम दिया था। फोन बूथ से मैंने कॉलेज के भूतपूर्व छात्र कार्यालय में फोन किया और पूछा कि क्या कोई एन कार्डेल का पता उनके वर्तमान भूतपूर्व छात्रों की डाक सूची में था। हमें क्षमा करें सर, परंतु इस कार्यालय से मिस कार्डेल ने अंतिम पत्र व्यवहार 10 वर्ष से अधिक समय पूर्व किया था नैचेज से। वह मृत भी हो सकती है। वापस हवाई अड्डे पर मैंने अपने हवाई जहाज को नैचेज के लिए पंजीकृत किया। नैचेज हवाई अड्डे के फोन बुक ने 6 कार्डेल को सूचीबद्ध किया था। उसमें एक भी एन नहीं थी। प्रथम सूचीबद्ध नाम था अल्फ्रेड कार्डेल जूनियर। जब उसने फोन उठाया तो मैंने कहा, कॉलेज में मेरी मां एक एन कार्डेल को जानती थी। मैंने उसे वचन दिया है कि
कि अगर मैं नाचेज जाऊंगा तो उनसे भेंट करूंगा। क्या आपने कभी किसी एन कार्डेल को जाना है? वह मेरी चाची है, उसने उत्तर दिया। वह सवाना में रहती है। उसका पता मिल जाए तो मैं सराहना करूंगा। जितनी शांति से संभव था उतनी शांति से मैंने कहा, मैं अत्यंत जल्दी ही सवाना में हो सकता हूं। जिस समय मैं सवाना में उतरा, सेस्ना को पार्क किया और फोन बूथ में पैर रखा, तब शाम के 7 बज रहे थे। 2 बार फोन बजा। हेलो, एन कार्डल? मैंने पूछा। हाँ मिस कार्डल, मेरा नाम गॉर्डन लिविंगस्टन है। मैंने इस विषय में बहुत विचार किया है कि इसे कैसे रखा जाए, परंतु मैं केवल यह कहने के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं ढूंढ पाया कि मैं आपका पुत्र हूं। मैं एक लंबी यात्रा से आया हूं, मैं आपसे भेंट करना चाहता हूं। उसके दक्षिणी लहजे में उत्तर देने से पूर्व एक विराम था जिसने मुझे अनजाने में आश्चर्यचकित कर दिया। हां, उसने कहा, ऐसी अनेक चीजें हैं जिनके विषय में मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। जब मैं उस पते पर पहुंचा तो मैंने अपार्टमेंट को एक अच्छे रास्ते के किनारे पाया। मेरी दस्तक के उत्तर में द्वार खुल गया और वहां पर 60 वर्ष आयु की एक प्रतिष्ठित और आकर्षक स्त्री खड़ी थी। चश्मे के पीछे से उसने मुझे सावधानी से देखा। वो एक अजनबी थी। कृपया अंदर आओ, उसने कहा। कॉफी बनाई गई थी और जब मैंने कप लिया तो मैंने उसके कांपते हाथ में चीनी मिट्टी के बर्तन की झुनझुनी आवाज सुनी। कुछ अटपटी सुविधाओं के पश्चात मैंने कहा कि मैं उसके और अपने पिता के विषय में जानना चाहूंगा। उसने धीमी सुरक्षित आवाज में बोलना आरंभ कर दिया। उसका जन्म 1912 में मिसिसिपी में एक कृषक परिवार में हुआ था। मितव्ययी जीवन यापन करके उसके माता पिता उसे कॉलेज भेज सके थे। उसने मिसिसिपी में पहली और तीसरी कक्षा में तकरीबन 20 वर्ष तक पढ़ाया था और उसके उपरांत एक पड़ोसी राज्य की स्कूल प्रणाली में एक प्रशासक के रूप में नौकरी करके सेवानिवृत्त हो गई थी। जिस समय उसने मेरे जन्म के विषय में बात करना शुरू किया, उस समय उसकी आवाज भावनाओं से भरपूर थी। उन दिनों में एक छोटे से दक्षिणी समुदाय में गर्भवती और अविवाहित होने का अपमान जितना मैं सामना कर सकती थी उससे कहीं अधिक था। जितना मैं अपने परिवार को सामना करने को कह सकती थी उससे कहीं अधिक था। वह एक समान स्वर में बोलती रही। यह मेरे पढ़ाने के प्रथम वर्ष के समय की बात है। तुम्हारे पिता की उम्र अधिक थी, 28 साल। वह एक सुंदर आदमी थे और एक अद्भुत नर्तक। वह एकमात्र व्यक्ति थे जिनसे मैंने जीवन में कभी प्रेम किया था। जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं तो मैंने उनसे विवाह करने और अपने बच्चे को एक स्पष्ट नाम देने की याचना की। उन्होंने कहा कि हमें चीजों के विषय में सोचना होगा। मैंने उन्हें उसके पश्चात कभी नहीं देखा। मैं अपना बच्चा पैदा करने के लिए मेम्फिस गई थी और पीछे घर पर किसी को भी इस विषय में कुछ नहीं पता था। 3 वर्ष पूर्व मैंने पढ़ा कि वे, तुम्हारे पिता, कैंसर से मर गए। वह कहानी का अंत था, मेरी खोज का अंत। यह कई मायनों में कोई असामान्य कहानी नहीं थी। एक तरफा प्रेम, एक जवान औरत बेसुदा और बालक के साथ, परंतु यह हमारी कहानी थी, उसकी और मेरी। और वर्षों से मैं उस युवा स्कूल शिक्षक की शर्म और भ्रम को अनुभव कर सकता था, क्योंकि उसे वह निर्णय करना पड़ा था जिसने मुझे उससे अलग कर दिया था। उसके पश्चाताप की भावनाएं गहरी थी। मेरे जीवन का कड़वा पश्चाताप रहा है कि मैंने अपनी कायरता के कारण अपने बच्चे को खो दिया, उसने कहा। परंतु एक बच्चे के रूप में तुम्हारे विकास पर नजर रखने का मेरा अपना तरीका था। मुझे ज्ञात था कि 1944 में तुम 6 साल के हो जाओगे और पहली कक्षा में होंगे।
मैं अपनी 44 की कक्षा की प्रतीक्षा नहीं कर पाई। जब मैंने आईक्यू टेस्ट दिए तब मैंने अपेक्षा की कि सबसे प्रतिभाशाली बालक तुम हो। जब मैंने एक पराजित बालक को सांत्वना दी तब मुझे भय था कि वह बालक तुम हो सकते हो। स्मृति के स्मित ने उसके चेहरे को स्पर्श किया। उस वर्ष तुमने प्रत्येक चीज अत्यधिक गति से की। तुम आक्रामक थे परंतु आलोचनीय भी थे और कटु वचनों से आसानी से दुखी होते थे। मुझे पता चला कि तुम्हें प्रेम और सहनशीलता के वातावरण की आवश्यकता थी। मैंने वो सभी बच्चों को देके तुम्हें देने का प्रयत्न किया। वह मात्र माया थी परंतु मैंने उस पर आधा विश्वास किया और जब तुम्हारी कक्षा को अलविदा कहने का मेरा समय आया तो मैं अपराध की भावना से अधमरी हो गई थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हें दूसरी बार त्याग कर रही हूं। फिर अगली सर्दियों के दौरान वार्ता आई कि तीसरी कक्षा के शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैंने तुरंत स्कूल बोर्ड से उस ग्रेड में स्थानांतरण के लिए याचिका दायर कर दी और उसे मंजूर भी कर दिया गया। मैं फिर से तुम्हारी शिक्षक बनती, इस बार तब जब तुम 8 साल के थे। उस वर्ष जब मैंने तुमको परिपक्व होते देखा तब मुझे गर्व था कि तुम स्वयं मनुष्य बन रहे हो, परंतु यह दुख भी हुआ कि हमारे बीच के संबंध ढीले हो रहे थे। उस वर्ष के अंत तक मैंने तुमको अपने मन से बाहर करने के लिए दृढ़ संकल्प किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत स्वार्थी हो रही थी। फिर भी मैं हमेशा अपना बच्चा वापस चाहती थी। जैसे मेरी आयु बढ़ती गई मैंने प्रार्थना की कि मैं एक दिन उसे एक मनुष्य के रूप में मिलूं ताकि मैं उससे क्षमा मांग सकूं। मेरा गला कस गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसे माफ कर दूं? यह विचार कि मुझे उसका परीक्षण करना चाहिए ही अपमानजनक था। मैं लकड़ी की भांति भावनाओं से स्थिर होकर खड़ा था। प्रथम हलचल उसने की। धीरे धीरे नम्रता से उसने अपने बाहें फैला दी। 37 वर्षों में पहली बार मैंने अपनी माता को स्पर्श किया और उसने मुझे स्पर्श किया। यहां ये कहानी समाप्त होती है। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए